हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश कश्यप में। आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर किसी के लिए मैथ बहुत इजी नहीं होती है। कंपटीशन के अंदर आर्ट साइड वाले, कॉमर्स वाले और साइंस साइड वाले तीनों तरीके के बच्चे बैठते हैं। तो जो साइंस साइड वाले बच्चे हैं जिनके पास स्पेशली मैथ्स है उनके लिए तो पोर्शन बहुत इजी हो जाता है, लेकिन जो आर्ट साइड वाले हैं और या फिर कॉमर्स वाले हैं उनके लिए पोर्शन थोड़ा सा टफ हो जाता है। और एक पोर्शन आता है एडवांस मैथ का, जहां पर आकर उनके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आज से स्टार्ट कर रहा हूं कि आपका वो एडवांस वाला पोर्शन बहुत इजीली आपको समझा सकूं। देखिए, कोई भी चीज है अगर आप डीपली नॉलेज के साथ पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। मैं भी उनमें से एक हूं। मैं भी चाहता हूं कि आपको सब कुछ समझाया जा सके, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किसका समझ में आता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको देखकर समझ में आता है तभी इस पर लगातार बने रहना, नहीं तो आप कहीं पर भी दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं। अपना टाइम वेस्ट मत करना। मैं ना आपसे कहूंगा लाइक कीजिए, ना मैं कहूंगा शेयर कीजिए, बस हाँ इतना कहूंगा, अगर आपको समझ में आ जाता है और आपको लगता है कि मैं आपको सही से समझा पा रहा हूं तब इस वीडियो को आगे शेयर कर देना। ठीक है, तो ये तो हमारी पहली इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए मैंने ये इतना सब कुछ कहा आपसे। आगे की वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना ये पहला पार्ट जो एडवांस मैथ का है। उसके अंदर मैं पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं सर्किल यानी कि वृत्त। हम इसके बारे में डीपली पॉइंट टू पॉइंट बात समझेंगे, एकदम बिल्कुल जहां से जीरो से। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं एक समतल। क्या होता है समतल। अब आप कहेंगे कि बात तो चल रही सर्किल की यानी कि वृत्त की, लेकिन मैं समझाने बैठ गया समतल। बच्चे, क्योंकि देखो समतल अगर समझ पा रहे हैं तभी आपको वृत्त भी थोड़ा समझ में आ पाएगा। देखिए बच्चे, क्या होता है, किसी समतल पृष्ठ में, किसी समतल पृष्ठ पर बनी हुई ऐसी आकृति जो एक बिंदु से समान दूरी पर बराबर, समान दूरी पर यानी कि समान दूरी पर आकृति बन रही है, उसी को हम बोलते हैं सर्किल, बोलते हैं वृत्त बोलते हैं। ठीक है, अब समतल पृष्ठ अगर ऊबड़ खाबड़ होगा यानी कि ऊंचा नीचा होगा, अगर कोई पृष्ठ है, जैसे सपोज समतल पृष्ठ क्या हो गया हमारा व्हाइट बोर्ड, इस पर बिल्कुल क्या है समतल है, प्लेन है। ठीक है, अगर ऊबड़ खाबड़ है तो उसमें अगर हमने सपोज देखो यहां कोई रस्सी हमने बांधी और यहां से अगर यहां तक लेकर जा रहे हैं तो दूरी 1 मीटर है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा ऊंचा नीचा होता तो यहां पर रस्सी ऊपर भी आती नीचे भी आती, तो ये 1 मीटर ना होकर थोड़ी सी बढ़ती थोड़ी सी घटती। और उसके साथ साथ यहां पर हो सकता है सपोज ऊंचा और यहां पर सपोज वो समतल है, 1 मीटर ही है, तो ये अगर रस्सी यहाँ पर 1.2 मीटर की आ जाती उबड़ खाबड़ होने पर, और ये हमने बांध रखा है केंद्र, और जब इसे घुमाते तो ये यहाँ 1 मीटर पर ना आकर थोड़ी दूर जाती। ठीक है, तो इससे हमारी जो आकृति प्राप्त होती वो पूरी गोल ना होकर क्या होती, एक तरफ ज्यादा होती और एक तरफ कम हो जाती। इसलिए इस चीज को बोलते हैं हम समतल पृष्ठ पर। समझ पा रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। समतल पृष्ठ हम समझ चुके हैं। अब पहली चीज पढ़ते हैं इसके अंदर बिंदु। सबसे छोटा जो पॉइंट होता है उसको हम बिंदु बोलते हैं, या फिर बिंदु वह आकृति है जो स्थान घेरती है। क्या होती है, बिंदु वह आकृति है जो स्थान घेरती है और सबसे सूक्ष्मतम स्थान घेरती है, उससे ज्यादा सूक्ष्म कोई भी चीज नहीं होती। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कम होता है। बिंदु आ गया समझ में। बिंदु देखिए बच्चे, अगर हमने एक ये पॉइंट लिया है तो यही हमारा क्या होता है, इसे बोलते हैं बिंदु। ठीक है, अब इस बिंदु से, ये समतल पृष्ठ है, इस बिंदु से हमने सपोज मान लिया 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी ली, और इस बिंदु पर हमने केंद्र मानकर इस 1 मीटर को अगर घुमा दिया, इस 1 मीटर को क्या कर दिया हमने, घुमा दिया, तो ये जो आकृति प्राप्त हुई यही कहलाई जाती है वृत्त। ठीक है, ये चीज आपको मालूम है। अब यहां पर अगर ये बिंदु है, इस बिंदु को बोलते हैं, क्या बोला हमने, मूल बिंदु, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, बिंदु। और इस बिंदु को बोलते हैं केंद्र बिंदु। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक केंद्र पर है और इस केंद्र के चारों तरफ घूम रहा है सर्किल। ठीक है,
अब यहां से हमारी धीरे 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 बातें स्टार्ट होती हैं। पहली बात, हमने ये बिंदु पढ़ा जिसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, केंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, केंद्र बिंदु। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज आई हमारे पास, ये जो दूरी आई, ये दूरी कितनी है, 1 मीटर। तो ये 1 मीटर की जो दूरी आ गई, ये क्या कहलाई जाती है, ये कहलाई जाती है त्रिज्या। ये क्या कहलाई जाती है, त्रिज्या, यानी कि जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो हम अगर किसी बिंदु से, किसी केंद्र बिंदु से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, कोई भी कितने भी मीटर की दूरी लें, कोई भी दूरी लें, उसको हम केंद्र बिंदु से लेकर घुमा दें, गोल गोल घुमा दें, तो वो क्या होता है, हमारी त्रिज्या कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है, त्रिज्या। अब ये त्रिज्या जो होती है, हर जगह पर किसी भी स्थान पर अगर मिलाओगे तो सब जगह पर क्या होती है, बराबर होती है। ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर होगी, 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 और ये भी 1 मीटर होगी। तो इससे प्रश्न बनता है कि वृत्त के अंदर त्रिज्या जो होती है वो बराबर होती है। वृत्त की असंख्य त्रिज्याएं होती है। कितनी त्रिज्याएं होती हैं, असंख्य त्रिज्याएं होती हैं, और सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। इस त्रिज्या को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। ठीक है, स्मॉल आर से। अब ये जो त्रिज्या के द्वारा हमने लाइन खींची बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं इसको, परिधि। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको, सरकमफेरेंस। और ये परिधि जो होती है, इस परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 पाई आर। या कह सकते हैं कि ऐसी आकृति, ऐसी रेखा या ऐसी जगह जो एक वृत्त को चारों तरफ से घेरे रखती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्लियर। ये हमने क्या क्या सीखा, बिंदु सीखा, त्रिज्या सीखी, और क्या सीखा, परिधि। ये चीज हमें पता चल गई। ठीक, इससे आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद अगर हम एक त्रिज्या को केंद्र बिंदु से, एक त्रिज्या को केंद्र बिंदु से परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिला दें, तो उस रेखा को बोलते हैं व्यास। अगर हमें एक दे रखा है वृत्त, और इस वृत्त के अंदर हमने, ये क्या हमारा केंद्र बिंदु है, और इस केंद्र बिंदु से एक लाइन ये खींची है, ये हमारी त्रिज्या है आर। ठीक है, और इसी केंद्र बिंदु से बिल्कुल सीधे होते हुए एक लाइन यहां खींची है, और ये भी क्या, आर। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था आर जो होता है, त्रिज्या होती है, वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इस बिंदु को इस मूल बिंदु यानी कि जो केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु से होते हुए अगर कोई रेखा परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक स्पर्श करती है या मिल जाती है, उस रेखा को बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं उसको, व्यास। ये क्या हमारा व्यास है। और व्यास को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। अब इसका व्यास का फॉर्मूला बन जाता है, अगर हम ध्यान दें, अगर इसे O माने, इसे A लिख दें और इसको B लिख दें, तो व्यास यहां से AB हो गया। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AO प्लस OB। ये तो हो जाएगा। और ये क्या हमारे पास, ये तो था D। AB जो है हमारा व्यास है, और व्यास क्या है, D। और ये कितना था, R, और ये भी कितना, R। तो D बराबर हो जाएगा R, और R कितना हो गया, 2R। ये यानी कि व्यास जो होता है त्रिज्या का कितना होता है, दुगना होता है। समझ पा रहे हैं। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। ये हमने यहां से सीख लिया। तो हमने पता चला कि व्यास पता चला, त्रिज्या पता चली। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये तो कंडीशन आ गई जब हमने परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक केंद्र बिंदु से होते हुए कोई लाइन खींची है, तो बोलेंगे व्यास। लेकिन अगर हम परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर कोई लाइन खींच दें और वो केंद्र बिंदु से होकर नहीं जाए, इसका नाम हमने रख लिया सी और इसका नाम रख लिया डी, तो इसको बोलते हैं हम जीवा। क्या बोलते हैं इसको, जीवा। ठीक है, ओके, ये होती है हमारी जीवा। अब देखो बच्चे, इस जीवा ने जितना नीचे एक सर्किल काट दिया वृत्त को, तो इस सर्किल को बोलेंगे जीवा खंड। क्या बोलते हैं इसको, जीवा खंड। ऊपर वाला जो सर्किल से ये कटा, ऊपर वाला भी होगा जीवा खंड।
नीचे वाला होता है इसे बोलते हैं लघु जीवाखंड। क्या बोलेंगे इसे? लघु जीवाखंड। ठीक, खंड मीन्स होता है हिस्सा, भाग। ठीक, तो नीचे लघु मीन्स छोटा, जीवा का छोटा हिस्सा ही हमारा कहता है लघु जीवाखंड, और ऊपर वाला हिस्सा कहलाया जाएगा दीर्घ जीवाखंड। दीर्घ जीवाखंड। ठीक है, ये हमें यहां से जीवा से पता चलता है। अब बच्चे आगे बात आती है कि अगर हम परिधि पर कहीं पर भी एक और एक ये दो बिंदु लगा दें, ये लाइन ना खींचें और ये दो बिंदु लगा दें, तो इसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं इसको? चाप। क्लियर? इन चापों से हमने देखा, अगर यहां से ये चाप लगा, इससे बोलेंगे लघु चाप, और ऊपर वाले को बोल देंगे दीर्घ चाप। क्लियर? अब अगली बात आती है, इस केंद्र बिंदु से अगर इस चाप को हमने मिलाया तो ये चीज कहलाई जाएगी त्रिज्या, और इस चाप को भी अगर मिलाया तो ये भी क्या कहलाई जाएगी? त्रिज्या। ठीक है, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। ये त्रिज्याओं की वजह से, ये आर है ये भी आर है, इन त्रिज्याओं की वजह से हमने एक यहां पर एक वृत्त प्राप्त कर लिया। तो इस व्रत को बोलते हैं, त्रिज्या की वजह से ये खंड प्राप्त हुआ है, तो इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या खंड। ठीक, अब ये त्रिज्या खंड भी दो तरीके के होगा, जैसे लघु है, लघु मीन्स छोटा, तो छोटा हिस्सा है इसे बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड, और ऊपर वाला जो हिस्सा बचा उसे बोलेंगे हम दीर्घ त्रिज्या खंड। तो हमने यहां से सीख लिया, चाप सीख लिया, लघु खंड सीख लिया, लघु त्रिज्या खंड सीख लिया, दीर्घ त्रिज्या खंड सीख लिया। ये सब चीजें हमने यहां से सीख ली। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमारा वृत्त था, और वृत्त में व्यास जो मिला केंद्र बिंदु से, इस वृत्त के व्यास के ऊपर का हिस्सा आधा होता है और नीचे का आधा होता है, यानी कि ये बराबर बराबर भागों में बांटता है। जब बराबर बराबर भागों में बांटता है, इसका मतलब आधे आधे में बांटता है, तो इसको आधे हिस्से को बोलेंगे अर्धवृत्त। क्या बोलेंगे इसे? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त है ये। और उसके बाद नीचे वाला जो है वो भी अर्धवृत्त है। ये चीज आपको हमने बताई कि अर्धवृत्त हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो थी कंडीशन जीवा की, कि जीवा एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त के केंद्र से ना होकर जाए और कहीं भी किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? जीवा कहते हैं। और इसकी शर्त होती है कि ये परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक दूसरे को मिलाती है। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये तो रेखा थी, ये जीवा थी, तो जीवा तो परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक जा रही थी। लेकिन एक रेखा होती है जो कि यहां से काटकर ऐसे निकल जाए। तो देखो, कोई भी चीज होती है जब किसी चीज को आर पार करती है तो उसे बोलते हैं छेद करना। ठीक है, तो इससे यहां से इसे छेद करती हुई जा रही है, तो इसे बोलते हैं, इस लाइन को छेदक रेखा। क्या बोलते हैं इसको? छेदक रेखा। ठीक है, जैसे कि वो थी जीवा, ऐसे ये क्या होती है? छेदक रेखा। ठीक है, छेदक रेखा होती है। अब छेदक रेखा, ये छेदक रेखा हो गई। अब इसके बाद एक लाइन ऐसी आती है जो कि वृत्त के किसी बिल्कुल एक पॉइंट को छूती हुई जाए, एक बिंदु को छूती हुई जाए, तो छूने को बोलते हैं स्पर्श करना। क्या बोलते हैं? स्पर्श करना। तो ऐसी रेखा जो केवल एक बिंदु को स्पर्श करती हुई जाए तो उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श रेखा। यानी कि किसी वृत्त के परिधि पर इस एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई कोई रेखा अगर खींची गई है तो वो कहलाती है स्पर्श रेखा। ठीक है, और अगर किसी परिधि के दो बिंदुओं को स्पर्श करती गई है तो वो कहलाई जाती है छेदक रेखा। क्लियर? अब यहां तक आप इतनी बातें समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं कि जो वृत्त है इसके केंद्र पर जितने डिग्री का कोण बनता है उसको बोलते हैं 360 डिग्री। कितना बोलते हैं? 360 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर? अब आती है बात अगली। ये 360 का डिग्री का एंगल बन गया। 360 के एंगल के बाद देखिए बच्चे, आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम रखेंगे अगली वीडियो के अंदर
आपको न्यूमेरिकल के साथ पहले कुछ पोर्शन समझाएंगे इन डिग्री वगैरह के बारे में। तो अब एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। उस रिवीजन के अंदर हम एक बार आपको थोड़े प्रश्नों को बताते हैं, इन पर क्या क्या प्रश्न उठेंगे। पहला प्रश्न उठेगा, बताइए एक वृत्त के अंदर कितने केंद्र हो सकते हैं। तो कितने केंद्र हो सकते हैं? केवल एक केंद्र हो सकता है। पहला सवाल आ गया, ठीक है। तो ये तो आ गया केंद्र के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, बताइए वृत्त की परिधि पर कितनी चाप लगाई जा सकती है। तो अनंत चाप लगाई जा सकती है। कितनी चाप लगाई जा सकती है? अनंत चाप लगाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन बनेगा, वृत्त के अंदर कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं। तो वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं होती हैं, यानी कि त्रिज्याओं की संख्या कितनी भी हो सकती है। अगर पूछेगा वृत्त के अंदर व्यास कितने होते हैं, तो अनंत व्यास होते हैं, क्योंकि हमारे जो पॉइंट है किसी भी पॉइंट से ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है, हर जगह से आकर वो केंद्र से होता हुआ जा सकता है। तो कितने होते हैं व्यास? अनंत व्यास होते हैं, ठीक है। जीवा, देखो व्यास जो होती है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। पूछ लेता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, तो कौन सी है? व्यास, ठीक है। क्लियर? ये क्वेश्चन हमारे को समझ में आ गया। एक वृत्त के अंदर कितने डिग्री का कोण बन सकता है? तो वो बन सकता है 360 डिग्री का कोण बन सकता है। एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। कहीं से भी काट सकते हो, जरा सा कैसे भी काट सकते हो, तो वो सब क्या है? जीवाएं हैं। वो छेदक रेखाएं, छेदक रेखाएं और जीवाएं भी अनंत हो सकती हैं, छेदक रेखाएं भी अनंत हो सकती हैं। अब क्वेश्चन आता है, स्पर्श रेखा वृत्त पर कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? तो एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर करती है? एक बिंदु पर। अगला क्वेश्चन आता है, एक स्पर्श रेखा एक वृत्त पर कितनी जगह टच कर सकती है या छू सकती है? एक जगह छू सकती है। अगला क्वेश्चन आता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, परंतु प्रत्येक स्पर्श रेखा एक वृत्त को एक ही जगह स्पर्श करेगी। क्लियर? ये चीज आपके क्वेश्चन हमने यहां से निकाले। अब यहां पर आता है क्वेश्चन त्रिज्या खंड के ऊपर, कि त्रिज्या खंड के अंदर जो होता है, देखो भैया, एक होता है त्रिज्या खंड, एक इस तरीके से भी होता है, ये चीज भी आ जाती है, ठीक है। इस पर हम बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे आपको अगली वीडियो के अंदर, उसमें टोटल समझाएंगे सही से। आप इतनी देर में समझ चुके होंगे कि मैं आपको हर चीज पॉइंट टू पॉइंट समझाता हुआ चल रहा हूं, और जो मेरे दिमाग में आएगा और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि इस पॉइंट पर कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, वो सारी की सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसके अलावा अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर पूछ लेना। तब तक के लिए गुड लक।